Good morning students, you are welcome online bio class सदा प्रेजरौली फेज 2 कानपुर। बच्चों, आज न्यू टॉपिक आप लोगों को समझा रहे हैं। कल हमने आप लोगों को उत्सर्जन तंत्र और उसके जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में समझाया था, आंतरिक संरचना के बारे में समझाया था। अब जो उत्सर्जन की इकाई है जिसे वृक्क नलिका या नेफ्रॉन कहते हैं उसको आज समझा रहे हैं, ठीक ना, चित्र के माध्यम से। और आप लोग समझने से पहले इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लेंगे, इसके बाद उसको समझना, ठीक है बच्चों। देखते हैं वृक्क नलिका या नेफ्रॉन ये क्या है। बच्चों, प्रत्येक वृक्क में लाखों कुंडलित सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं जिन्हें वृक्क नलिका या नेफ्रॉन कहते हैं। किसे कहते हैं? प्रत्येक वृक्क में लाखों कुंडलित सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें वृक्क नलिका या नेफ्रॉन कहते हैं। तो बच्चों, ये एक ओनली वन नेफ्रॉन या वृक्क नलिका है। तो किडनी में ऐसे लाखों पाई जाती हैं, एक नहीं पाई जाती है। ऐसी जो नलिकाएं हैं इस संरचना की जैसी लाखों संरचनाएं पाई जाती हैं, किसमें? किडनी में। अब देखते हैं इसकी संरचना। प्रत्येक वृक्क नलिका का प्रारंभ एक प्याले नुमा रचना से होता है। देखो, ये प्याले जैसी रचना बनी है, कप शेप की रचना बनी है, जिसे हम बोमेन संपुट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बोमेन संपुट कहते हैं। प्रत्येक वृक्क नलिका का प्रारंभ एक प्याले नुमा रचना से होता है जिसे बोमेन संपुट कहते हैं। बोमेन कैप्सूल या बोमेन संपुट। बोमेन संपुट का पिछला कुंडलित भाग ये बच्चों दिखाई दे रहा है। देखो, ये कुंडलित भाग जो दिखाई दे रहा है इसे क्या कहते हैं? समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। बोमेन संपुट का पिछला कुंडलित भाग बोमेन समीपस्थ कुंडलित नलिका कहलाता है। समीपस्थ कुंडलित नलिका बच्चों पीछे की ओर सीधी होकर एक यू के आकार की नली बनाती है जिसे हेनले का लूप कहते हैं। तो पूछा जाए कि वृक्क नलिका में यू के आकार की रचना क्या कहलाती है, तो बच्चों आप क्या बताएंगे? हेनले का लूप। क्या कहते हैं उसे? हेनले का लूप। हेनले के लूप का जो पश्च चौड़ा कुंडलित भाग होता है उसे कहते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका। क्या कहते हैं बच्चों? दूरस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। दूरस्थ कुंडलित नलिका अंत में संग्रह नलिका में खुलती है। संग्रह का मतलब होता है कलेक्टिंग डक्ट, मतलब यूरिन को कलेक्ट करने वाली जो डक्ट होती है उसे कलेक्टिंग डक्ट या संग्रह नलिका कहते हैं। संग्रह नलिका अंत में कहाँ खुलती है? पेल्विस में खुलती है। पेल्विस का संबंध मूत्रवाहिनी से होता है। मूत्रवाहिनी मूत्र को मूत्राशय तक ले जाती है और मूत्राशय से समय समय पर बाहर निकाल लिया जाता है, ठीक है। और क्या? अब इसके बाद देखिए, वृक्क नलिका में जो बोमेन संपुट का भाग है तो उसमें जो रुधिर लाती है उस धमनिका को कहते हैं अभिवाही धमनिका। अभी मतलब अंदर प्रवेश करने वाली जो धमनिका है उसे कहते हैं अभिवाही धमनिका। अब पूछ लिया जाए अभिवाही धमनिका कौन सी है, तो बोमेन संपुट की गुहा में जो धमनी प्रवेश करती है उसे अभिवाही धमनिका कहते हैं। जो धमनी बाहर निकलती है उसे अपवाही धमनिका कहते हैं। ये दो धमनिकाएं हैं। ये जो धमनिकाएं होती हैं, ठीक है ना, शाखाओं में अंदर बटी होती हैं और केशिकाओं का छोटा छोटे घना जाल बनाती हैं जिसे हम केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहते हैं। अब ग्लोमेरुलस कहाँ पाया जाता है, तो आप बताएंगे बोमेन संपुट में, ठीक है ना। अब अपवाही धमनिका पीछे की ओर वृक्क नलिका के चारों लिपट करके रुधिर केशिकाओं का घना जाल बना देती है। तो ये इसकी संरचना हो गई। बच्चों, हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, क्रियाविधि, ठीक है ना। क्रियाविधि देखिए, बोमेन संपुट की गुहा में रुधिर लाने वाली अभिवाही धमनिका का व्यास अधिक होता है और रुधिर ले जाने वाली अपवाही धमनिका का व्यास कम होता है। ध्यान दें बच्चों, जो अभिवाही धमनिका है इसका व्यास अधिक होता है और अपवाही धमनिका का व्यास कम होता है। तो होता क्या है, जिससे कि रुधिर बोमेन संपुट की गुहा में ज्यादा आ जाता है
लेकिन उतना निकल नहीं पाता है, क्योंकि ये नलिका चौड़ी है तो रुधिर ज्यादा आ जाता है, लेकिन ये सकरी है इधर से तो रुधिर उतना निकल नहीं पाता है। तो क्या होगा, केशिका गुच्छ पर दबाव पड़ता है। क्या पड़ता है? केशिका गुच्छ पर दबाव पड़ता है। दबाव के कारण क्या होता है, यहाँ पर रुधिर की छनाई हो जाती है। इसे क्या कहते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या परानिस्यंदन। परानिस्यंदन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की क्रिया कहाँ होती है? वोमेन संपुट में, ठीक है ना। अब परानिस्यंदन की क्रिया हो गई यहाँ पर, इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। अब यहाँ पर जो रुधिर की छनाई हुई है तो यहाँ पर क्या होता है, केशिका गुच्छ में दबाव अधिक होता है बच्चों। दाब अधिक होने के कारण रुधिर में से कुछ लाभदायक पदार्थ भी छन करके वोमेन संपुट की गुहा में अंदर ही आ जाते हैं, विरक्त नलिका में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? दाब अधिक होने के कारण। तो फिर से अब क्योंकि कुछ लाभदायक पदार्थ है, अगर सब छन करके चले जाएंगे तो हमारी बॉडी में उसका बैड इफेक्ट पड़ेगा। तो फिर क्या होता है, वृक्क नलिका और रुधिर केशिकाओं के बीच पुनः पदार्थों का आदान प्रदान होता है। जैसे कुछ लाभदायक पदार्थ ग्लूकोज छन करके आ गए, ठीक ना, कुछ एसेंशियल पदार्थ छन करके जो आ जाते हैं, तो जो वृक्क नलिका है और जो रुधिर केशिकाएं हैं, इनमें पुनः पदार्थों का आदान प्रदान होता है। तो आदान प्रदान में क्या होता है, जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, ठीक ना, वो रुधिर केशिकाओं से वृक्क नलिका में छोड़ दिए जाते हैं, और वृक्क नलिका में जो लाभदायक पदार्थ हैं, रुधिर कोशिकाएं जो होती हैं उन्हें अवशोषित कर लेती हैं। इस क्रिया को कहते हैं अति सूक्ष्म निस्यंदन। अति सूक्ष्म निस्यंदन, निस्यंदन, ठीक ना। अब देखिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की क्रिया हो गई। इसके बाद जो फिल्ट्रेट बचेगा वो फिल्ट्रेट क्या कहलाएगा बच्चों? मूत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मूत्र। मूत्र में क्या होता है? यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल, ठीक ना, यूरोक्रोम, ठीक ना, आदि पदार्थ पाए जाते हैं। मूत्र मूत्राशय में एकत्रित होता रहता है, जो समय समय पर बाहर निकाल दिया जाता है। ये बच्चों वृक्क नलिका की संरचना और उसकी क्रियाविधि हो गई। इसे सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे बच्चों, ठीक है। थैंक्स।